हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना था बेसिकली सब ग्रुप्स। तो हम लोग ने ग्रुप्स की स्टडी कर ली थी 28 ग्रुप्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ 28 ग्रुप्स। तो जब हम लोग बात करते हैं 28 ग्रुप्स की अंडरस्टैंडिंग की, तो इसमें आपको बताया था मैंने 15 प्राइमरी होते हैं, 13 सेकेंडरी होते हैं। तो इस 15 में से हम 28, इसमें से हम लोग ने 15 प्राइमरी के बारे में डिस्कस कर लिया था, यानी अब बचा क्या है, वो 13 सब ग्रुप। सबसे पहले अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात बताएं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में याद है हम लोगों ने पढ़ा था 6 ग्रुप्स हैं, और ये 6 ग्रुप्स में कोई सब ग्रुप नहीं है। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई सब ग्रुप नहीं मिलेगा, सारे के सारे प्राइमरी ग्रुप्स हैं। चाहे परचेज है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सेल्स है, डायरेक्ट इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है। अब हम बात कर रहे थे किसकी, ग्रुप्स रिलेटेड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जितने ग्रुप्स हैं यानी 9 ग्रुप्स। इन्हीं 9 ग्रुप्स में से कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिनमें सब ग्रुप डिफाइन किया गया है, जैसे कैपिटल अकाउंट। तो आज हम लोग बात करेंगे कैपिटल अकाउंट की। तो कैपिटल अकाउंट में हम लोग पढ़ रहे थे कि भाई कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या होता है, जो बिजनेसमैन पैसा लगाता है उसी को कैपिटल कहते हैं। ठीक है, तो वो तो कैपिटल ग्रुप हो गया, और कैपिटल इज अ प्राइमरी ग्रुप। जस्ट लाइक कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाते हो, ड्राइंग का लेजर बनाते हो, अमित कैपिटल, रोहित कैपिटल, तो अंडर कैपिटल डालते हो। ठीक है, अब इसके नीचे देखो एक सब ग्रुप है, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व्स कहाँ से क्रिएट होता है एंड व्हाट इज रिजर्व, रिजर्व होता क्या है ना। तो फ्यूचर एक्सपेंडिचर के लिए, फ्यूचर अनसर्टेनिटीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बचाते हैं, है ना। यानी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रोक लेते हैं, रिटेन कर लेते हैं। रिटेन मतलब रोकना। अगर आपको प्रॉफिट हुआ इस साल 10 लाख रुपए, तो तुम 10 लाख पूरा पूरा का पूरा प्रॉफिट नहीं खा जाओ, कुछ पैसा बचा लो। किसके लिए, फ्यूचर के लिए। और रिजर्व करना आपका शौक में नहीं आता, इट्स योर लायबिलिटी। आपके बिजनेस की, आपका अगर बिजनेस है तो इट्स योर लायबिलिटी। और कंपनी लॉ में तो ये कानून है कि हर कंपनी को एटलीस्ट 10% तो रिजर्व करना ही करना है फॉर फ्यूचर अनसर्टेनिटीज। तो ये बिजनेस की क्या बन जाती है, लायबिलिटी। और दूसरा नंबर, रिजर्व का जो पैसा है वो अल्टीमेटली है किसका, ओनर का ही है, क्योंकि वही अपने प्रॉफिट का ही एक हिस्सा बचा के रख रहा है। कल को अगर ये रिजर्व यूटिलाइज नहीं होता है तो ओनर कैन डिसाइड वेयर वी, कब कहाँ पे उसको खर्च करना है वो डिसाइड कर सकता है। तो रिजर्व एंड सरप्लस का एक और नाम है रिटेन्ड अर्निंग। तो कोई रिटेन्ड अर्निंग का है या रिजर्व एंड सरप्लस का है, बात एक ही है। ठीक है। दूसरा नंबर, सबको ये पता चल गया कि ये किसके लिए बनाई जाती है, फ्यूचर अनसर्टेनिटीज के लिए बनाई जाती है। भविष्य में कल को क्या होगा, लॉकडाउन आएगा, क्या होगा, तो उस समय पैसे की जरूरत आपको पड़ेगी पड़ेगी। सबने फील किया ही हुआ है। लिखा भी, एवरी बिजनेस कीप सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एज अ रिजर्व फॉर द फ्यूचर अनसर्टेनिटीज, भविष्य की अनिश्चितता के लिए। जैसे किस तरह के रिजर्व्स बनाते हैं, रिजर्व्स के अलग अलग नाम हो सकते हैं। जनरल रिजर्व बना सकते हैं, स्पेशल रिजर्व बना सकते हैं, कैपिटल रिजर्व बना सकते हैं, अलग अलग तरह के नाम है रिजर्व्स के। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी, मुझसे शादी करोगे, उसमें 3 गुल्लक बनाता है, एक बहन की शादी के लिए, एक माँ की आंख के ऑपरेशन के लिए, एक भगवान के लिए। तो वो अलग अलग जो गुल्लक था वो एक तरह का रिजर्व ही था। वो अपने इनकम का कुछ हिस्सा उसमें रख रहा था, वो भविष्य में कुछ उनके खर्चे थे उनके लिए। तो वैसे तुम अलग अलग रिजर्व्स बना सकते हो। हाँ, लेकिन एक और चीज़ ध्यान रखना, रिजर्व कहाँ से बनाते हैं, प्रॉफिट में से। अगर बिजनेस को लॉस होता है, इस साल हम कमाई नहीं करेंगे, तो क्या रिजर्व बना पाएंगे, नहीं। ठीक है। तो एक जनरल रिजर्व हो गया, इसका मतलब है इसका पैसा हम कहीं भी किसी भी खर्चे के लिए यूज कर सकते हैं। फिर बात करते हैं स्पेशल रिजर्व, किसी स्पेशल काम के लिए। जैसे मैंने नहीं बोला माँ की आँख के ऑपरेशन, लेकिन सवाल तो बिजनेस में क्या होगा। तो बिजनेस में कोई स्पेशल काम हो सकता है, जैसे नया हमें ब्रांच ओपन करना है, उसके लिए हम पैसे को जुटा रहे हैं। ठीक है। कैपिटल रिजर्व मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, जैसे हमें एक मशीन खरीदनी है, जैसे हमें फर्नीचर लेना है, जैसे हमने कोई नया बिल्डिंग लेनी है कंपनी के लिए, है ना। तो वो सब के लिए क्या होता है, कैपिटल रिजर्व हो गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कैपिटल रिजर्व, है ना। जनरल कामों के लिए जनरल रिजर्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रिजर्व एंड सरप्लस मेरे ख्याल समझ में आ गया। तो रिजर्व एंड सरप्लस इज अ सब ग्रुप। कल को इस तरह के लेजर्स बनाओगे, रिजर्व्स के लेजर बनाओगे, तो अंडर रिजर्व एंड सरप्लस डालना। ठीक। तो ये हो गया कैपिटल अकाउंट। अब बात करेंगे हम करंट लायबिलिटीज की। तो करंट लायबिलिटीज आप सभी को पता है, दोज लायबिलिटी विच वी हैव टू पे विद इन अ ईयर। ऐसी लायबिलिटीज जो हमें साल भर के अंदर चुका देनी है, उसी को हम लोग करंट लायबिलिटी कहते हैं। जैसे आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंस है, कोई टेलीफोन का बिल घर पे आ गया लेकिन अभी तक हमने पेमेंट नहीं किया, करंट लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लोन, लेकिन देखिए मैंने क्रॉस लगा रखा है, हम लोग यहाँ पे इसका यूज नहीं करेंगे। सिंडिकेटर भी करंट लायबिलिटी ही होती है। बिल्स पेबल, ऐसे बिल्स जिनका पेमेंट हमने, कोई भी बिल साल भर के ऊपर का नहीं होता है, तो उस बिल्स का पेमेंट हमें साल भर के अंदर कर ही देना होता है। आउटस्टैंडिंग रेंट, ये सब करंट लायबिलिटी में डाल देंगे, है ना।
आउटस्टैंडिंग करंट लायबिलिटी को भी क्लासिफाई किया गया है 3 हिस्सों में। जरा देखो, करंट लायबिलिटी एक होता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। देखो कोई भी टैक्सेस साल भर से ऊपर के नहीं होते हैं, सारे टैक्सेस साल भर के अंदर अंदर आपको चुका दें। जीएसटी हर महीने जमा करना होता है या क्वार्टरली जमा करना होता है। इनकम टैक्स सबसे लंबा टैक्स होता है जो साल के अंदर जमा कर देना, साल के एंड तक तुम्हें मार्च तक तुम्हें जमा कर ही देना होता है, ठीक है। और बात करें टीडीएस हर महीने कटता रहता है, पता नहीं क्या क्या है। इस तरह की जो टैक्सेस, जितने भी टैक्सेस आप देख रहे हो लिखा भी है, ऑल टाइप ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस कम्स अंडर दिस ग्रुप। कल को तुम अगर जीएसटी का लेजर बनाओगे तो अंडर क्या डालोगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रखोगे, क्योंकि वो एक करंट लायबिलिटी है। तो सवाल उठता है सर जीएसटी का मान लीजिए मैंने लेजर बनाया, मैंने गलती से करंट लायबिलिटी डाल दिया तो कोई गलत किया क्या? नहीं, तुम एकदम सही किए एज पर अकाउंट, बट एज पर टैली गलत कर दिए। क्यों? क्योंकि टैली ने एक ग्रुप बना के रखा है ड्यूटीज एंड टैक्सेस के लिए। बात समझ रहे हो? मैंने कटोरी रखी हुई है कि भैया दाल इसमें डालना, अब तुम डाल देते हो थाली में, तो गलत नहीं लगेगा, गुस्सा नहीं आएगा? तो टैली वाले को गुस्सा आएगा। कहने का मतलब मैंने तुम्हारे लिए ग्रुप बना के रखा है, जब भी टैक्सेस का लेजर बनाना तो इस ग्रुप में डाल देना। तो समझ गए? जीएसटी, फिर टीडीएस की बात कर रहे हैं। टीडीएस ये भी एक तरह का टैक्स होता है, इसका भी अंडर क्या हो जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। इनकम टैक्स, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। कस्टम ड्यूटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। एक्साइज ड्यूटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। अच्छा, ड्यूटी और टैक्स में, टैक्स को हिंदी में कर कहते हैं, ड्यूटी का मतलब शुल्क। जैसे कस्टम ड्यूटी, कस्टम शुल्क बोलते हैं हिंदी में इसको। एक्साइज ड्यूटी उत्पाद शुल्क बोलते हैं हिंदी में। आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन। सर व्हाट इज प्रोविजन? अगर आप कंपेयर करें रिजर्व और प्रोविजन काफी हद तक सिमिलर है। सर कैसे? ये भी फ्यूचर के लिए बनाई जाती है, ये भी फ्यूचर के लिए बनाई जाती है, भविष्य के खर्चों के लिए, भविष्य के एक्सपेंडिचर्स के लिए हम बनाते हैं इसको, है ना। तो प्रोविजन और रिजर्व में ये फर्क होता है कि प्रोविजन, रिजर्व लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म काम के लिए भी बना सकते हो, लॉन्ग टर्म काम के लिए बना सकते हो, लेकिन प्रोविजन इज ऑलवेज फॉर शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म फ्यूचर एक्सपेंडिचर्स के लिए हम लोग इसे बनाते हैं। दूसरा नंबर, क्या अंतर है? अंतर ये है कि ये हम सिर्फ प्रॉफिट से बनाते हैं, जबकि रिजर्व प्रोविजन की बात करते हैं चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, यू हैव टू मेंटेन। सर ऐसा कैसे? चलिए समझते हैं। लिखा है टू एलोकेट मनी फॉर शॉर्ट टर्म फ्यूचर एक्सपेंडिचर इज नोन एज प्रोविजन। जैसे तुम्हारे पास आज इनकम आई, मैं मान लो एक सैलरीड एम्प्लॉय हूँ, मुझे जब सैलरी मिलती है तो जैसे ही मुझे सैलरी मिलती है मैं तुरंत एलोकेट करता हूँ कि ठीक है इतनी सैलरी आई तो इतना रुपया मुझे रेंट देना है ना, 5,000 उसमें से मुझे रेंट देना है, फिर इतना मुझे राशन के लिए अलग कर देना है, फिर इतना मुझे बच्चे की फीस के लिए अलग कर देना है, इतना मुझे जो भी चीज़ों के लिए। तो ये जो पैसे हम अलग अलग कर रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड एलोकेशन और दिस इज कॉल्ड प्रोविजन। दिस इज कॉल्ड प्रोविजन। तो यू कैन क्रिएट एवरी मंथ प्रोविजन, हर महीने आप प्रोविजन बना सकते हो, है ना। जैसे बैंक की बात करता हूँ, बैंक का सबसे मोटा खर्चा क्या होता है? सैलरी। तो बैंक तो हर महीने प्रोविजन बना, जैसे उसको इनकम आती है सबसे पहले वो प्रोविजन अलग करती है, प्रोविजन फॉर सैलरी, वो अलग कर दो, क्योंकि वो तो देना ही देना है सर, आप चाहे प्रॉफिट हो। तो प्रोविजंस का मतलब क्या हो गया सर? ऐसे फ्यूचर एक्सपेंडिचर जो हमें करने हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए हम पैसे अलग करेंगे, चाहे भले आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, दैट्स इट। और अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो लॉस और बढ़ता ही जाएगा। जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स तो आपको देना ही देना है। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, हमको पता है इतना हम उधार बांट रहे हैं, सारा पैसा वसूल हो जाए कोई ज़रूरी है? कुछ ना कुछ तो बैड डेब्ट्स होंगे ही होंगे। बैंक अगर उधार बांटती है, लोन बांटती है कि 100% लोन वसूल हो जाता है? कुछ ना कुछ तो डूबता है ना, 1-2% तो डूबेगा सर। तो उसके लिए से पहले से रेडी रहते हैं लोग, प्रोविजन बना लेते हैं उसके लिए पहले से। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, हर साल एसेट की वैल्यू कम होती है तो उसके लिए भी हम डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन बना लेते हैं। इवन दो प्रोविजन फॉर सैलरी बना लो, जैसा भी तुमको जिस के लिए प्रोविजन तुम बना सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक। कहीं कोई दिक्कत इसमें? तो जब भी प्रोविजंस का लेजर बनाना, अंडर प्रोविजन डालना, और प्रोविजन एक तरह की क्या होती है, करंट लायबिलिटी। इज दैट क्लियर? चलिए और एक और चीज बता दूं, एक गाना है कि जोर का झटका है धीरों से लगा, जोरों से लगा, सॉरी। तो यहाँ पे लेकिन मरिंडा का प्रचार बहुत पुराना आता था, जोर का झटका धीरे से लगे। तो यहाँ पे वही है, रिजर्व या प्रोविजन हम बनाते क्यों हैं? इसीलिए ताकि जोर का झटका धीरे से लगे। जो भी लॉकडाउन हुआ उसमें जितने महीने भी लोग घर में रहे, और अगर लोगों ने, जिन्होंने भी रिजर्व्स किया था, तो उन्हें वो जोर का झटका लगा, लेकिन धीरे से।
क्योंकि उनका रिजर्व शॉकर का काम किया, शॉक एब्जॉर्ब किया उन्होंने। लेकिन जिनके पास रिजर्व भी नहीं थी उनको वो जोर का झटका जोरों से लगा। समझ रहे हो? इसीलिए रिजर्व्स और प्रोविजन को हम लोग कहते हैं जोर का झटका धीरे से लगा। अगर हम पहले से बैड डेट्स के लिए रेडी रहेंगे, मुझे पता है भविष्य में इतना डूबना है, तो उसके लिए पहले से हम अमाउंट कलेक्ट करके रखे रहेगा ताकि वो पैसा नहीं भी आए तो हम मैनेज कर ले। तो यानी कि आप तैयार हो उसके लिए। और जो उन्होंने प्रोविजन या रिजर्व्स नहीं बनाया, इसका मतलब वो क्या है? दे आर नॉट रेडी फॉर दैट। और अगर वो चीज़ हो जाए तो उन्हें परेशानी उनकी बढ़ जाएगी, जोर का झटका जोरों से लगेगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे सेंड्री क्रेडिटर। सेंड्री क्रेडिटर भी सर करेंट लायबिलिटी, क्योंकि सेंड्री क्रेडिटर मतलब होता है क्या? सप्लायर्स। हम लोग अपनी लैंग्वेज में लिख देते हैं क्या? सप्लायर। तो जो सप्लायर हैं जिनसे हम गुड्स खरीद रहे हैं, ठीक है ना, ऑल द सप्लायर्स, चल लिखा तो है जी, हाँ, तो ऑल द सप्लायर्स लेजर, जितने भी सप्लायर या वेंडर कह लो जिनसे हम गुड्स खरीद रहे है ना, वो भी कैसे? ऑन क्रेडिट। कैसे खरीद रहे? ऑन क्रेडिट। वो किस ग्रुप में आएंगे? वो इसी ग्रुप में आएंगे, सिंडिकेटर में। अमित ट्रेडिंग कंपनी, रोहित राजीव, जो भी है, इस तरह से आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये सब देखो, ये तीनों के तीनों, कोई भी सप्लायर से अगर हम उधार माल खरीदते हैं तो कितने महीने की उधारी पे खरीदेंगे? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इससे ज़्यादा तो नहीं ना। अगर अपने सप्लायर से कहें कि यार सामान दो 10 लाख, पैसा तुमको देंगे 2 साल बाद, तो देगा? सप्लाई करेगा हमें? सिंपल सी चीज़ है। इससे करंट लायबिलिटी हमें जल्द से जल्द चुका देना है, 1 से 2 महीना बहुत ज़्यादा हुआ तो। ठीक, तो करंट लायबिलिटीज में 3 सब ग्रुप हैं। एक ड्यूटीज एंड टैक्सेस है, प्रोविजन है, सन्डे क्रेडिटर है। सपोज करो मैं कोई ऐसी करंट लायबिलिटी बना रहा हूँ जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या है? आउटस्टैंडिंग, मान लो टेलीफोन एक्सपेंस है, वो ना तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा, ना तो प्रोविजन में जाएगा, ना तो सन्डे क्रेडिटर में जाएगा। तो उसको किस में रखेंगे? तब उसको तुम करंट लायबिलिटी के अंडर ग्रुप में डाल देना। ठीक है, लेकिन प्रोविजन बना रहे तो प्रोविजन का यूज़ करिएगा, टैक्सेस बना रहे ड्यूटीज एंड टैक्सेस का यूज़ करिएगा। अगर कोई पार्टी है जिससे हम गुड्स खरीदते नहीं, सप्लायर का लेजर है, तो उसको सन्डे क्रेडिटर में डालिएगा। इज दैट क्लियर? तो ये हो गए 3 सब ग्रुप करंट लायबिलिटी के। अब हम बात करेंगे लोन की। पता है लोन लायबिलिटी का एक ग्रुप है, लेकिन हम इस ग्रुप को कभी छूते तक नहीं है। हम यूज करते हैं इसके अंदर के 3 सब ग्रुप्स को। लोन एंड लायबिलिटी सब ग्रुप को तो कभी यूज ही नहीं करना। चलिए देखते हैं क्यों। हाँ, लोन एंड लायबिलिटी देखें, अमाउंट विच वी बोरो फ्रॉम आउटसाइडर, जो हम आउटसाइडर से उधार लेते हैं उसी को हम लोग लोन कहते हैं। अब इसमें देखो, पहले बताया गया बैंक ओडी या बैंक ओसीसी अकाउंट, इट्स अ शॉर्ट टर्म लोन, इट्स अ, और ये किसको मिलता है? लिखा भी है, इफ वी विदड्रॉ एक्सेस अमाउंट फ्रॉम द डिपॉजिट, अगर हम डिपॉजिट से ज्यादा अमाउंट विदड्रॉ करते हैं। अरे सर ये कौन सी बात हो गई? ये कहाँ होता? हम 10,000 जमा करें, हम 12,000 निकाल लेंगे? ऐसा हो सकता है? तो क्रेडिट कार्ड तो जीरो बैलेंस होता है। तो कभी सेविंग अकाउंट में ऐसा हुआ तुम्हारे खाते में 10,000 निकाल लिए, 12,000 नहीं होता है। लेकिन बिजनेस वालों के लिए करंट अकाउंट होता है, और करंट अकाउंट में ओडी की फैसिलिटी होती है। लेकिन ऐसे कस्टमर के लिए होते हैं जो बैंक के पुराने कस्टमर हैं, जिनकी गुडविल अच्छी है। अब मान लीजिए आपके खाते में 10 लाख रुपए, आपको अचानक पेमेंट करना है 11 लाख, बहुत इमरजेंसी है। आप अपने बैंक से रिक्वेस्ट करते हो, सर कि मेरे को 11 लाख का पेमेंट है, मैं चेक काट रहा हूँ, आप पेमेंट कर दो। तो बैंक करता है क्यों कर दूँ? तो कहता है सर ज़रूरत है इसलिए, और मैं आपको जल्द से जल्द चुका दूंगा, विद इन 10 डेज आपको इसका पेमेंट कर दूंगा। तो बैंक वाला आपको जानता है, मैनेजर जानता है, उसने आपकी गुडविल भी अच्छी है बैंक में, है ना, आपका पेमेंट ट्रांजेक्शन अच्छे हैं, तो कहता है ठीक है सर आप चेक काटो, हम पेमेंट करते हैं। आपने 11 लाख का चेक काट दिया, उसने पेमेंट कर दिया। सर कितना एक्स्ट्रा पेमेंट किया उसने? तो 1 लाख माइनस में हो गया, आपके ऊपर लोन चढ़ गया, और इसको आपको विद इन 10 डेज या 15 डेज आप यू हैव टू डिपॉजिट। और इसको जल्द से जल्द जमा कर भी देता है बिजनेसमैन, बिकॉज इस पे सबसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। क्या लगता है? हायर। नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 14% है, तो इस पे 16-17 लगता है, तो जल्द से जल्द जमा कर देता है। ठीक है, समझ गए? तो लिखा भी है, नॉर्मली दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल इन करंट अकाउंट। हालांकि सैलरी सेविंग अकाउंट में भी ऐसी फैसिलिटी होती है, बट उसको हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। अब बात करते हैं, ओडी बोलते हो तो ओवरड्राफ्ट हो गया, ओसीसी बोलते हो तो ओवर कैश। नाम से ही पता चल रहा है, ओवरड्राफ्ट, ज्यादा निकाल रहे हो। ओवर कैश क्रेडिट, ज्यादा क्रेडिट निकाल रहे हो, ज्यादा यूज कर रहे हो।
ओडी फ्रॉम यूनियन बैंक, अगर कल को इस तरह का लेजर बनता है, तुमने यूनियन बैंक से तुमने क्या लिया है, ओडी लिया है, या यूडी फ्रॉम एक्सिस बैंक, या क्रेडिट कार्ड का लेजर भी बनाना अगर, तो क्रेडिट कार्ड भी किस अंडर ग्रुप में जाएगी, बैंक ओडी ही है, वो एक्स्ट्रा ही निकाल रहे हो, लोन ही तो है शॉर्ट टर्म। एक क्रेडिट कार्ड से अगर तुम परचेजिंग करते हो तो क्रेडिट कार्ड का लोन आपको पता है 45 डेज के अंदर अंदर चुका देना है, उसमें आपको मैक्सिमम ग्रेस पीरियड कितना मिलता है, 45 डेज। आगे देखिए सीसी लोन अकाउंट, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, ये भी एक अकाउंट होता है, लोन अकाउंट होता है ये, इट इज़ ऑल्सो जस्ट लाइक अ सीसी, क्रेडिट कार्ड की तरह होता है, लेकिन बिजनेस के लिए। 75% बिजनेस लोन किस फॉर्म में लेते हैं, सीसी लोन अकाउंट के रूप में। अब देखिए यहाँ पे सिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन समझते हैं, इफ सिक्योरिटी इज मोर देन लोन, अगर मैंने सिक्योरिटी ज़्यादा जमा किया है और लोन कम लिया है, यानी कि मेरी सिक्योरिटी करीबन 10 लाख 15 लाख की सिक्योरिटी जमा करके मैंने 10 लाख का लोन लिया, 15 लाख की सिक्योरिटी रख के कितना लिया है, 10 लाख का लोन मेरे को मिला है, तो ऐसे में इस लोन को सिक्योर्ड लोन कहा जाएगा, क्योंकि अगर मैं नहीं भी चुका हूँ तो बैंक वसूल लेगा। और बैंक कभी भी तुम देखो कहीं भी, लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक, लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक, लोन फ्रॉम यूनियन बैंक, लोन फ्रॉम एसबीआई, सर जो भी बैंक होते हैं सिक्योर्ड लोन देते हैं। अनसिक्योर्ड लोन वो किसको देते हैं, नीरव मोदी, वो किसको देते हैं, विजय माल्या, लेकिन हम लोग को कभी अनसिक्योर्ड लोन नहीं दें। सॉरी ये टॉपिक का पार्ट नहीं था। इफ सिक्योरिटी इज मोर देन लोन, अगर सिक्योरिटी ज़्यादा है लोन से तो उसे हम सिक्योर्ड लोन कहते हैं। फॉर एग्जांपल लोन फ्रॉम यूबीआई, लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक, लोन फ्रॉम कोई भी किसी भी बैंक से अगर लोन ले रहा है ना, उसको सिक्योर्ड लोन, आंख बंद करके उसको सीधे डाल देना किसमें, सिक्योर्ड लोन। नाउ व्हाट इज अनसिक्योर्ड लोन, इसी को उल्टा कर लो, इफ सिक्योरिटी इज लेस देन और इक्वल टू लोन। सर ये कैसे कह रहे हैं, मैंने सिक्योरिटी 1 लाख की जमा की है और लोन मैंने 2 लाख का लिया है, तो अनसिक्योर्ड ही तो हुआ। मैंने सिक्योरिटी 2 लाख की रखी और 2 लाख का ही लोन लिया, तब भी अनसिक्योर्ड कहलाएगा। सर ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक दिन बीतते ही इंटरेस्ट चार्ज होगा और आपका लोन फिर ऊपर चला जाएगा और सिक्योरिटी नीचे हो जाएगी, क्यों, एक दिन बीतते ही, इसीलिए उसको भी क्या कहा जाता है, अनसिक्योर्ड। अगर लोन फ्रॉम रिलेटिव है, अंकल चाचा मामा काका से अगर लोन लिए हो तो क्या वहाँ सिक्योरिटी रखते हो, तो इसीलिए अनसिक्योर्ड लोन। लोन फ्रॉम फाइनेंस कंपनी, सर ये क्यों बोल रहे हैं, सर हाँ ये मानते हैं कि बहुत से ऐसे फाइनेंस कंपनी हैं जो सिक्योरिटी रखते हैं, लेकिन ऐसी की संख्या बहुत कम है। मैक्सिमम फाइनेंस कंपनी अनसिक्योर्ड लोन देती हैं, वो प्रॉपर सिक्योरिटीज भी नहीं रखा। देखते हो कि एक दिन में क्रेडिट दिया, सुबह मांगे शाम को लोनिंग क्रेडिट क्लियर हो गई, और वहीं सरकारी बैंक में जाओ तो 4-5 दिन लगा देते हैं पेपर वर्क में, समझ रहे हैं, प्रॉपर सिक्योरिटी के चक्कर में, समझ गए। तो इसलिए हम लोग लोन फ्रॉम फाइनेंस कंपनी, अगर आप सिक्योर्ड लोन भी लग देते हो तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ये मान के चलो ज़्यादातर फाइनेंस कंपनी क्या करती हैं, अनसिक्योर्ड लोन देती है, ठीक है। तो ये हम लोग ने 3 सब ग्रुप पढ़ लिए। कौन कौन से सब ग्रुप सर, तो लोन जब भी लेंगे या तो बैंक से लेंगे, तो बैंक से लोगे तो क्या डालोगे, सिक्योर्ड लोन, अदर कहीं से ले रहे हो तो अनसिक्योर्ड लोन, ओडी यूज करो तो बैंक ओडी, तो कभी इसका यूज पड़ेगा, लोन लाइबिलिटी कभी नहीं, तुम कहीं कहीं एलोकेट मत करना। तो ये हो गया लोन लाइबिलिटी में तीनों सब ग्रुप हमने पढ़ लिए। तो ये हो गया लाइबिलिटी साइड के कंप्लीट सर। अब सर एसेट में सिर्फ एक ही पढ़ना है, करंट एसेट। करंट एसेट में 6 सब ग्रुप हैं, चलिए इसको लर्न करते हैं, बहुत ईजी है। नाउ व्हाट इज करंट एसेट, इफ यू लर्न एसेट, एसेट मीन्स व्हाट, यस्टरडे आई हैव ऑलरेडी टीच्ड, पढ़ाया था ना कल, तो उसमें मैंने क्या पढ़ाया था, एसेट का मतलब क्या, जो हमें हेल्प करे, ऐसी प्रॉपर्टी जो हमें हेल्प करे क्या कमाने में, इनकम कमाने में, रेवेन्यू कमाने में, है ना, उसे हम एसेट कहते हैं। फिलहाल करंट एसेट किसे कहते हैं, ऐसी एसेट जो हमें विद इन अ ईयर हमें प्रॉफिट कमाने में हमारी हेल्प करती है, उसको हम करंट एसेट कहते हैं। लिखा भी है, दोज एसेट बाय विच वी अर्न प्रॉफिट और रेवेन्यू विद इन अ ईयर इज कॉल्ड करंट एसेट। फॉर एग्जाम्पल बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस सैलरी, अगर हमने आपको एडवांस दिया हुआ है तो मेरी एसेट होती है। मैं मान लीजिए आपके मकान में रहने आया, मैंने आपको एडवांस रेंट दे दिया कि लीजिए सर एडवांस रेंट, आपकी जेब में पकड़ा दिया 5,000 रुपये, सर वो भले आपके जेब में चला गया, वो पैसा मेरा है। कब तक है, जब तक 30 दिन नहीं रह लेता, वो सिर्फ आपके जेब में है लेकिन वो पैसा मेरा है। हाँ जैसे मैं 30 दिन रह लूँगा वो पैसा अब आपका होगा, तब वो खर्च हो गया, मेरे मेरे हिसाब से वो क्या हो गया, खर्च। समझ में आया कि नहीं आया। आप लोग प्रीपेड रिचार्ज कराते होगे, 100 रुपये रिचार्ज,
आता कितना 90 रुपये, क्या आजकल 100 रुपये आ रहा है? अच्छा मान लो 100 रुपये का रिचार्ज किया, 100 रुपये मान लो मिल गए, तो प्रीपेड है ना, पहले पैसा दिए फिर यूज, जब तक तुम पूरा यूज नहीं कर लोगे तब तक तो तुम्हारे लिए एसेट है। तुमने कंपनी को एडवांस दे रखा है, तुमने कंपनी को क्या दे रखा है? प्रीपेड इज एडवांस। प्रीपेड का मतलब ही क्या होता है? प्रीपेड, एडवांस, एक ही चीज है। चलिए अब सुलझता है सर, इसमें क्लासिफिकेशन क्या है? सबसे पहले बैंक अकाउंट है। करंट एसेट और किसे बोलते हैं? ऐसी एसेट जिसको जल्द से जल्द कैश में कन्वर्ट, विच वी कैन इजिली कन्वर्ट इनटू कैश, या फिर विच वी कैन क्विकली कन्वर्ट इनटू कैश। सर बैंक अकाउंट अपने आप में कैश है। द बैंक वेयर कंपनीज बैंक अकाउंट इज मेंटेन्ड, दूसरे का नहीं बैंक अकाउंट, हमारी कंपनी का जहाँ बैंक अकाउंट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ऑल द बैंक लेजर कम्स अंडर दिस ग्रुप। जैसे SBI करंट अकाउंट है, एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक में सपोज हमारी कंपनी का बैंक है, तो वहाँ पे हम लोग बैंक का लेजर बनाएंगे, अंडर बैंक अकाउंट डालेंगे। अगला कैश इन हैंड है, तो कैश इन हैंड कब यूज करें? ओनली कैश एंड पेटी कैश लेजर कम्स अंडर दिस ग्रुप। कल को हम कैश या पेटी कैश का लेजर बनाएंगे तभी हम इस ग्रुप का यूज करेंगे, इधर कभी यूज नहीं करने वाले। और इसमें से भी आप लोग को पता है कैश का लेजर पहले से टैली बना के रखता है, तो हमको बनाना क्या पड़ेगा? पेटी कैश। पेटी कैश क्या होता है सर? छोटे मोटे खर्चों को करने के लिए जो छोटा सा कैश फंड बनाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? पेटी कैश। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा अपने घर में मम्मी पापा या जो पापा हैं तो पूरा पैसा हमेशा जेब में नहीं रखते हैं, घर में लॉकर में रख देते हैं और फिर कुछ पैसा जेब में रख के जाते हैं रोज। सही है। तो घर में जो पैसा रखे वो मेन कैश है, और जेब में जो पैसा रख के जा रहे हैं वो क्या? पेटी कैश है, छोटे मोटे खर्चों के लिए। आप लोग भी ऐसा करते हो? पता नहीं। तो बिजनेस में ऐसा सर क्या नीड होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल आज मान लो ऑफिस में चाय आई, बिजनेस का सारा पैसा किस में रखते हैं? तिजोरी। देखते हो हर ऑफिस में एक तिजोरी रहती है, उसमें सब कैश रखते हैं ऑफिस वाले, बैंक वाले। अब मान लो ऑफिस में आज मान लो 100 रुपए की चाय आई या 50 रुपए की चाय आ गई, अब चाय का पेमेंट करने के लिए तिजोरी खोलेगा, उसमें से 50 रुपए निकालेगा, अच्छा लगेगा? स्वीपर आया उसको देना है तो उसके लिए निकालो 30 रुपए, तिजोरी खोलो लो, है ना? तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हम क्या करते हैं, बिजनेसमैन क्या करता है, 500 रुपये उठा करके सपोज करो कैशियर को पकड़ा दिया कि जो भी छोटे मोटे खर्चे हुआ करो आप इससे बियर कर लिया करो, जब खर्चे हो जाया करे पूरे 500 मेरे को डिटेल दिखा दिया करो कहाँ कहाँ क्या क्या खर्चा किए, फिर मैं तुम्हें फिर से फ्रेश कैश 500 रुपये दे दूंगा। नहीं समझ में आया? दिस 500 कैश इज बिकम पिट्टी कैश। और ये 500 का कैश कहाँ से निकला? मेन कैश से, तिजोरी से तो निकाल के दिए 500 रुपये। अगला डिपॉजिट्स। सर डिपॉजिट्स एसेट, ये ग्रुप किसके लिए यूज करते हैं? सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। हम लोग को बहुत सारी जगह पे सिक्योरिटी जमा करनी पड़ती है। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेते हैं तो सिक्योरिटी देनी पड़ती है, पोस्ट पेड कनेक्शन लेंगे तो सिक्योरिटी देनी पड़ती है, कहीं दुकान रेंट पे ले रहे हैं तो सिक्योरिटी देनी पड़ती है, 5 महीने का रेंट सिक्योरिटी दीजिए तब आप आपकी दुकान खोलिए यहाँ पे, है ना? पगड़ी जिसको हम लोग कहते हैं। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट लेजर अंडर कम्स इन अंडर दिस ग्रुप। तो जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर रेंट, सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर इलेक्ट्रिसिटी, जो भी सिक्योरिटी, कहीं भी सिक्योरिटी जमा करना, अंडर क्या डालना? डिपॉजिट्स एसेट्स। ना अगला क्या? लोन एंड एडवांस। तो अगर हम एडवांस किसी को दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, लोन ले नहीं रहे हैं, लोन लेते तो लायबिलिटी हो जाती, यहाँ लोन दे रहे हैं, उधार दे रहे हैं या एडवांस दे रहे हैं। इफ कंपनी प्रोवाइड लोन और एडवांस फैसिलिटी टू देयर एम्प्लॉयज और अदर पार्टी, तो ऐसे में उसको किस में डालिएगा? लोन एंड एडवांस में। एग्जाम्पल, एडवांस सैलरी, एडवांस रेंट, लोन टू मिस्टर प्रकाश, मान लो एम्प्लॉय है वो, तो इसको किस ग्रुप में डालिएगा? लोन एंड एडवांस के ग्रुप को यूज करिएगा। नाउ स्टॉक इन हैंड। ओनली ओपनिंग स्टॉक लेजर कम्स अंडर दिस ग्रुप। एक स्टॉक इन हैंड का ग्रुप होता है, लेजर होता है, ये लेजर किसके लिए होता है? ओपनिंग स्टॉक। सर स्टॉक दो तरह की होती है, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। नाउ व्हाट इज सर क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है जो साल के अंत में स्टॉक बिकने से रह जाता है। अब दुकान है 31 मार्च को क्लोजिंग कर रहे हैं, 31 मार्च को पूरा दुकान खाली हो जाता है क्या? कुछ स्टॉक बिकने से रह गई, तो जो बिकने से रहेगी, जो स्टॉक 31 मार्च में पड़ा रहता है दुकान में, उसको हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। मान लो 3 लाख का माल है इस समय 31 मार्च के दिन, तो क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख, और वही अगले दिन 1 अप्रैल को अगले साल के शुरुआत में वो क्या कहलाता है? ओपनिंग स्टॉक। तो हम लोग सिर्फ किसका लेजर बना सकते हैं? ओपनिंग स्टॉक लेजर कम्स अंडर दिस ग्रुप।
और नीचे देखो साफ साफ नोट में लिखा है वी नेवर क्रिएट क्लोजिंग स्टॉक लेजर। क्लोजिंग स्टॉक का लेजर कभी नहीं बनाते, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक बनाए हैं, फिर परचेज करेंगे, फिर सेल करेंगे, अपने आप डिफरेंस क्लोजिंग में पहुंच जाएगा। ठीक, इसीलिए यानी कि यहाँ पे सिर्फ ओपनिंग स्टॉक का ही लेजर बनाने के लिए स्टॉक इन हैंड पड़ा हुआ है और किसी को यूज करना नहीं है इसका। सन्ड्री डेटर, सर हु इज डेटर? कस्टमर। क्रेडिटर मतलब सप्लायर जिनसे हम खरीद रहे हैं, और डेटर मतलब कस्टमर जिनको हम सामान बेच रहे हैं। दोज कस्टमर हु परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, जो कस्टमर हमसे उधार माल खरीद रहे हैं ना, उन्हीं का हम लोग लेजर इसमें बनाएंगे, जैसे रवि, मोहन, सोहन, कोई भी हो सकता है। तो यानी कि जो भी पार्टी है, पार्टी या तो डेटर होगी या तो क्रेडिटर होगी, और कुछ नहीं हो सकती। बस कंप्लीट। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो 6 सब ग्रुप हो गए। सर हमने क्या कर लिया, हमने कवर कर लिया। 6 करंट एसेट में देखा, 3 लोन में देखा, करंट लाइबिलिटी में देखा, 1 कैपिटल। कैपिटल में रिजर्व एंड सरप्लस, करंट लाइबिलिटी में प्रोविजन, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, सन्ड्री क्रेडिटर, लोन में बैंक ओवरड्राफ्ट, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, करंट एसेट में बैंक, कैश इन हैंड, डिपॉजिट्स, लोन इन एडवांस, स्टॉक और सन्ड्री डेटर। हो गए 6। ठीक है, तो ये था पूरा ग्रुप और सब ग्रुप्स, ये हम लोग ने आज स्टडी कर लिया। और ये सारा का सारा थियरी आप लोग प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, बहुत काम की चीज़ है। कभी भी कल को कंफ्यूज्ड हुए आके यहाँ पे देख सकते हैं। अब सवाल उठता है, हाँ मिसलेनियस वाला भी बता दिया था, इनॉग्रेशन एक्सपेंस, प्रोडक्ट लॉन्चिंग एक्सपेंसेस, ये सब बता दिया था, हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस कल डिस्कस हो गया था। अब हम लोग को करना क्या है, अगर हमने 28 ग्रुप ढंग से समझ लिए, अब क्लियर करना है कि सच में हमने इसको समझा कि नहीं समझा। सर ने प्रवचन तो दे दिया, यानी मैंने प्रवचन तो दे दिया, लेकिन अब उसको दिमाग में आपने कितना रखा, इस चीज़ को चेक करने के लिए हम लोग के पास एक असाइनमेंट है। ये इसमें कह रहा है क्रिएट अ न्यू कंपनी। मैंने कंपनी बना रखी है 1 अप्रैल 2020 में। तो ये देखो मैंने टैली प्राइम पे कंपनी बना दी है, 2021 की कंपनी है ना। तो कंपनी तो सबको बनाने आता ही है। अब मैं जाऊँगा क्रिएट करने, क्या क्रिएट द फॉलोइंग लेज़र। क्रिएट में जाइए, लेज़र में आइए, सिंगल लेज़र क्रिएशन पहले हम लोग करेंगे। पूछ रहा है पेटी कैश, तो यहाँ पे होगा कैश इन हैंड अंडर। तो यहाँ देखो ऊपर कहीं पड़ा हुआ है कैश इन हैंड, इंटर किया, सही ग्रुप है, कंट्रोल ए, शॉर्टकट एक्सेप्ट करने का है। चले अगला क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग। फिक्स्ड एसेट, तो यहाँ देखिए फिक्स्ड एसेट है ना लिस्ट में, ये पूरे 28 ग्रुप यहाँ पे दिख रहे हैं, उसी में से आपको सिलेक्ट करना, कंट्रोल ए। नेक्स्ट सुधीर श्रीवास्तव, अब देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्रेडिटर, सीआर मतलब क्रेडिटर हो गया ये, अगर जहाँ डीआर लिखा है वो डेटर होंगे। सन्ड्री क्रेडिटर, एस दबा दिया मैंने, सन्ड्री क्रेडिटर आ गया, इंटर, कंट्रोल ए। वेजेस, मजदूरी, मजदूरी मतलब फैक्ट्री के वर्कर को दे रहे हैं, फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, यानी डायरेक्ट एक्सपेंस, कंट्रोल ए। सैलरी भी बना लोगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। टीडीएस क्या है, ओके कंप्यूटर्स एसेट है, फिक्स्ड एसेट। वैट, वैट की जगह हम लोग जीएसटी कर लें। मुंबई ब्रांच, पहला ही है, ऊपर से देखो बी, मुंबई ब्रांच, ब्रांच एंड डिवीजन। थोड़ा सा होगा कंफ्यूजन, कहीं कहीं होगा, ऐसा नहीं है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो ये आप लोग को कंप्लीट बनाना है, तो मेरे ख्याल से हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत होगी नहीं। तो ये असाइनमेंट है, असाइनमेंट आप लोगों को करना है। तो ये मैं असाइनमेंट आप लोग को दे दे रहा हूँ, आप लोग कर लीजिए। फिलहाल हाँ वीडियो की बात करें तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।